फीटल सरफेस मैटरनल सरफेस में घुस ना जाए, उसमें डीप पेनिट्रेट मतलब छेद देना, छेद के मैटरनल सरफेस में ना चला जाए, इसी वजह से यहाँ पर लेयर पाया जाता है जिसको बोलते हैं निटाबुच लेयर। HCG फुल फॉर्म लिख लेना, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। HCG का मेन फंक्शन क्या होता है? तो मेन फंक्शन इसका होता है कि मेंटेन करता है, मेंटेन करेगा किसको? मेंटेन करेगा कॉर्पस ल्यूटियम को। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग प्लासेंटा का पार्ट 2 वीडियो पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग प्लासेंटा का बेसिक चीज़ जाने थे, उसके बारे में, उसका इंट्रोडक्शन, मेजरमेंट, स्ट्रक्चर के बारे में जाने थे और थोड़ा बहुत प्लासेंटा का हम लोग फंक्शन भी जाने थे। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हुए हैं तो वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर ही आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा डीपली जानेंगे प्लासेंटा के बारे में। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन याद कराना और समझाना मेरा काम है। आप लोग सिर्फ सुनते रहिएगा। प्लासेंटा के बारे में जितना भी नॉलेज है आप लोग को हम बताएंगे, पूरा डीप बताएंगे बहुत अच्छे तरीक़ा से। देखिए, हम लोग सबसे पहले जानेंगे प्लासेंटा के स्ट्रक्चर। इसके पहले वीडियो में भी हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े थे, इस वीडियो में उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, साथ ही साथ प्लासेंटा का हम लोग डेवलपमेंट पढ़ेंगे, यानी कि प्लासेंटा बनता कैसे है, ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ये हार्मोनल फंक्शनल, इसका इम्पोर्टेंस है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं उससे, वो सभी चीज़ भी पढ़ेंगे इस वीडियो में। देखिए, हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि पढ़ेंगे क्या इस वीडियो में। हम लोग प्लासेंटा के बारे में क्या क्या नॉलेज पढ़ेंगे तो वो लिख लीजिएगा यहाँ पर कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लासेंटा के स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। उसके बाद इसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे। डेवलपमेंट किस तरह से, किस प्रोसेस ले बनता है, कैसे कैसे प्रोसेस होता है कि प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लासेंटा का मेजरमेंट कितना वेट होता है, थिकनेस कितना होता है, डायमीटर, ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे। और लास्ट में हम लोग इसी वीडियो में पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। और कल जो वीडियो आएगा उस पर आएगा डिजीज ऑफ प्लासेंटा। डिजीज क्या क्या है प्लासेंटा का, प्लासेंटा के एबनॉर्मलिटी क्या है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग ये 4 स्टार है उसी को पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लासेंटा, इम्पोर्टेंस है, बहुत अच्छा से समझाएंगे। आप लोग थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और कहाँ से अभी तक क्वेश्चन आया हुआ है, कहाँ से बन सकता है क्वेश्चन, वो सभी चीज़ भी आप लोग को हम बताएंगे। देखिए, स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम तो यहाँ पर सबसे पहले होता है मैटरनल सरफेस। ये क्या हो गया? मैटरनल सरफेस, जो कि ब्लू से बना दिए। फीटल सरफेस को हम ब्लैक से बनाते हैं। ये हो गया मैटरनल सरफेस और ये है फीटल सरफेस। ठीक, अब देखो क्या होता है कि मैटरनल सरफेस पर, यह है ऊपर वाला मैटरनल सरफेस पर छोटे छोटे नोड, या फिर इसको बोल सकते हैं कि हेमरोजिक स्पॉट, क्या बोलेंगे इसको? हेमरोजिक स्पॉट पाए जाते हैं, जिसको हम लोग कोटिलिडॉन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोटिलिडॉन्स। इस कोटिलिडॉन्स में ब्लड फिल रहता है। इसमें टोटल क्या फिल रहेगा? ब्लड फिल रहेगा। इसको बोलते हैं हम लोग कोटिलिडॉन्स। इसका नाम लिख लीजिएगा, क्या है ये? COTY, कोटिलेडॉन्स। कोटिलेडॉन्स के नंबर होता है 15 to 20। कितना नंबर होता है? 15 to 20। एक प्लासेंटा में कोटिलेडॉन्स 15 से 20 होना ही चाहिए, रेंज में इसका होना चाहिए। यदि 15 से कम है, जब प्लासेंटा डिलीवर हो गया, उसमें 3rd स्टेज ऑफ लेबर में होता है प्लासेंटा डिलीवर। इसमें क्या होगा कि जब हम लोग के कोटिलेडॉन्स आ गया तो उसमें काउंट करेंगे प्लासेंटा में कितना कोटिलेडॉन्स है।
उसमें 15 से कम है तो ये रिस्क बनेगा किसका, पीपीएच का, पोस्टपार्टम हेमरेज का रिस्क बनेगा। और यही क्वेश्चन आ जाएगा कि यदि कोटिलिडन्स का नंबर 15 से कम है तो नर्सिंग प्रायोरिटी क्या है, आप नर्सिंग में क्या इंटरवेंशन करेंगे, तो उसको हम लोग जो डॉक्टर है गायनेकोलॉजिस्ट है उसको इन्फॉर्म करेंगे कि कोटिलिडन्स के नंबर कम है। आप समझिए, अब आगे देखिए क्या कीजिएगा। हो सकता है कि वो मैटरनल में ही पार्ट में वो रह गया है। ये है कोटिलिडन्स। अब देखो क्या होता है कि मैटरनल सरफेस ये है फिटल सरफेस। यहाँ पर विलाई प्रेजेंट होता है। विलाई मतलब होता है प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर, जिसको विलाई बोलते हैं, वो प्रेजेंट है। और जो सबसे बड़ा विलाई होता है उसको बोलते हैं स्टेम विलाई, या फिर उसी को बोलते हैं क्रोनिक फ्रंडेशम। देखो ये फिटल सरफेस, यहाँ से मैटरनल सरफेस, यहाँ से सबसे बड़ा जो विलाई बना इसका नाम क्या है, इसी को बोलते हैं स्टेम विलाई, स्टेम विलाई, या फिर इसी को बोलते हैं क्रोनिक फ्रंडोसम, कोरियोनिक फ्रंडोसम। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब ये जो विलाई है या फिर क्रोनिक फ्रंडोसम है, ये नंबर में होता है 45 टू 60, यानी कि 45 से 60 होता है। ठीक, सबसे बड़ा जो विलाई था उसका नाम बताएं आप लोग को, क्रोनिक फ्रंडोसम। सबसे बड़ा जो विलाई था उसका नाम क्या बताएं, क्रोनिक फ्रंडोसम। और उसके बाद यहाँ पर जो सबसे छोटा विलाई है इसका नाम होता है कोरियोनिक लिव, LEAVE, कोरियोनिक NIC, क्रोनिक लिव। ये स्मॉलेस्ट है और ये लार्जेस्ट है। देखो क्वेश्चन मान लो किया जाएगा कि जो मैटरनल प्लेसेंटा है उसमें सबसे बड़ा विलाई का नाम क्या है, तो बोलेंगे स्टेम विलाई या फिर क्रोनिक फ्रंडोसम। नंबर में होता है क्रोनिक फ्रंडोसम, या फिर सब ओवरऑल नंबर में कितना होता है, 45 से 60। सबसे बड़ा का नाम है क्रोनिक फ्रंडोसम, सबसे छोटा जो है उसका नाम है क्रोनिक लिव। क्या नाम है, क्रोनिक लिव। आप लोग इसको भी एक बार याद रखिएगा। उसके साथ हम लोग जानेंगे कि क्रोनिक लिव हो गया, फ्रंडोसम हो गया। अब देखो क्या होता है कि ये जो मैटरनल पार्ट है और ये क्या है, फिटल सरफेस। मैटरनल पार्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं डेसिडुआ। क्या बोलते हैं, डेसिडुआ। ध्यान से समझो, जो डेसिडुआ क्या होता है, डेसिडुआ, इंडोमेट्रियम को ही हम लोग बोलते हैं डेसिडुआ। इंडोमेट्रियम को क्या बोलते हैं, डेसिडुआ। कब बोलेंगे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम। प्रेगनेंसी टाइम में हम लोग इंडोमेट्रियम को क्या बोलते हैं, डेसिडुआ। इसको हम लोग डेसिडुआ भी बोल सकते हैं मैटरनल सरफेस वालों को। और फिटल सरफेस का नाम होता है कोरियोनिक। यहाँ पर लिखे हैं कोरियोनिक, तो ये है कोरियोनिक। तो यहाँ पर एक लेयर होता है जिसको स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, कि जो फिटल सरफेस है, ध्यान से समझो, ये ब्लैक वाला फिटल सरफेस है और ये ब्लू वाला क्या है, मैटरनल सरफेस। फिटल सरफेस मैटरनल सरफेस में घुस ना जाए, उसमें डीप पेनिट्रेट मतलब छेद देना, छेद के मैटरनल सरफेस में ना चला जाए, इसी वजह से यहाँ पर लेयर पाया जाता है जिसको बोलते हैं निटाबुच लेयर। क्या बोलते हैं उसको, निटाबुच लेयर। ये ऐसे स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसमें यहाँ से कनेक्ट रहेगा, ये ऐसे होता है, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है ये, और इसका नाम होता है निटाबुच लेयर। इसको क्या बोलते हैं, ये लेयर है, क्या है, निटाबुच, निटाबुच लेयर, LAYER, निटाबुच लेयर। ये क्या करता है, पेनिट्रेशन से प्रिवेंट करता है। इधर लिख लेंगे हम लोग निटाबुच लेयर के फंक्शन। निटाबुच लेयर, इसका फंक्शन क्या है कि प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट फ्रॉम डीप पेनिट्रेशन ऑफ डेसिडुआ, डेसिडुआ
डेसिडुआ। डेसिडुआ किसको बोले? मैटरनल पार्ट वाले को डेसिडुआ बोले। ये लेयर क्या करता है? प्रिवेंट करेगा, पेनिट्रेट मतलब एक पार्ट के दूसरा पार्ट में घुसने नहीं देगा, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट रहता है, कनेक्ट करके इस दोनों को रखता है। अब देखो क्या होता है कि ये है हम लोग के जो स्टेम भिलाई है, इसके अंदर क्या, इसके अंदर होते हैं स्टेम भिलाई और इसके अंदर कुछ होते हैं हम लोग के, जैसे बोल सकते हैं कि फिल्ट्रेशन का काम करेगा। फिल्ट्रेशन मतलब ब्लड को फिल्टर करेगा। अब ब्लड को फिल्टर करेगा, ब्लड में यहाँ पर स्पेस रहेगा, तो यहाँ पर जो ये स्पेस दिखाई दे रहा है, कौन कौन सा स्पेस? ये सब स्पेस है। ये स्पेस हो गया, 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 ये स्पेस हो गया। तो ये स्पेस में ब्लड रहता है। क्या रहेगा? ब्लड। लेकिन इस स्पेस का नाम क्या है? तो इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर लिख लेना, इस स्पेस का नाम है लेकुनार स्पेस। लेकुनार स्पेस, SPSC, लेकुनार स्पेस, या फिर इसी को बोलते हैं इंटरविलियस स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरविलियस स्पेस। लिख लेना, ऑल्सो नोन एज इंटरविलियस स्पेस। अब ये जो इंटरविलियस स्पेस है, ब्लड स्टोर करेगा 150 ml। कितना ब्लड स्टोर करेगा अपने आप पर? 150 ml। व्हाट इज इंटरविलियस स्पेस या फिर लेकुनार स्पेस? तो बोलेंगे कि स्पेस जो प्लेसेंटा में इंटरविलियस, ये जो स्टेम भिलाई है, क्रोनिक फ्रंडोसम है, उसके बीच में जो ये गैप है, इसी को क्या बोलते हैं? इंटरविलियस स्पेस या फिर लेकुनार स्पेस। इसमें इस स्पेस में 150 ml ब्लड रहता है। प्लेसेंटा में ब्लड कितना रहेगा? 150 ml। अब ये जो प्लेसेंटा है, इसमें ब्लड आता है, कहाँ से ब्लड आएगा? तो आएगा यूटेराइन आर्टरी से। इधर से आता है यूटेराइन आर्टरी और इधर से जाएगा यूटेराइन वेन। यूटेराइन आर्टरी क्या करेगा? प्लेसेंटा को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा, जिसका नाम क्या है? यूटेराइन आर्टरी, जिसको हम लोग स्पाइरल आर्टरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पर लिख लेना, स्पाइरल आर्टरी। यूटेराइन आर्टरी को ही हम लोग बोलते हैं स्पाइरल आर्टरी, जो कि प्लेसेंटा को ब्लड सप्लाई करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा। प्लेसेंटा से जो वापस रिटर्न ब्लड जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाला, उसका नाम है यूटेराइन वेन। देखो एकदम बेसिक से समझो स्ट्रक्चर, क्योंकि उस पहले वीडियो में भी हम स्ट्रक्चर बता चुके हैं, इस वीडियो में भी बता रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिए, ताकि बहुत अच्छे, इसमें रटना कुछ नहीं है, सारा चीज समझने वाला है। ये हो गया मैटरनल सरफेस, जिसको हम लोग डेसिडुआ भी बोल सकते हैं। फिटल सरफेस को कोरियोनिक बोल सकते हैं, कोरियोन बोल सकते हैं। मैटरनल सरफेस को फिटल सरफेस के बीच में जो सबसे बड़ा जगह है, यहाँ से सबसे बड़ा जगह है, इस पर विलाई प्रेजेंट होता है, जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं स्टेम विलाई या फिर क्रोनिक फ्रंडोसम। सबसे बड़े विलाई को, सबसे छोटे विलाई को बोलते हैं क्रोनिक लीव। और जो मैटरनल सरफेस और फिटल सरफेस को आपस में पेनिट्रेशन से बचाता है, उसको बोलते हैं नीटाबुच लेयर। क्या बोलते हैं? नीटाबुच लेयर। अब देखो जो बीच में स्पेस है, उसको हम लोग बोलते हैं लेकुनार स्पेस, चाहे इंटरविलियस स्पेस। इस स्पेस में 150 ml ब्लड रहता है, यहाँ तक क्लियर। मैटरनल सरफेस पर कुछ हेमोरेजिक स्पॉट्स पाए जाते हैं, ब्लैक डार्क कलर के, जिसको हम लोग कोटिलिडोन्स बोलते हैं। मैटरनल प्लेसेंटा को ब्लड सप्लाई करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा, जिसका नाम है यूटेराइन आर्टरी। यूटेराइन आर्टरी को ही हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं, जिससे कहते हैं स्पाइरल आर्टरी, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। कितना ब्लड सप्लाई करेगा? तो ये करते हैं 500 से 600 ml। कितना करेगा? 500 से 600 ml करेगा ब्लड सप्लाई
यहाँ पर प्लेसेंटा को, लेकिन प्लेसेंटा में जा कितना रहा स्टोर 150 ml, बाकी के 350 ml फीटस में चला जाएगा। समझ में आ रहा है भैया। अब देखिए क्या होगा कि ये जो हो गया हम लोग के यहाँ तक क्लियर। अब यूटेराइन आर्टरी और हो गया वहाँ पर यूटेराइन वेन के बारे में। अब यहाँ से क्या होगा, फीटस जो है फीटल सरफेस, यहाँ से स्ट्रोक निकलता है जिसको बोलते हैं बॉडी स्टॉल्क। क्या बोलते हैं, बॉडी स्टॉल्क ऐसे होता है, यहाँ से निकलेगा, इसका नाम क्या है, बॉडी स्टॉक। देखो एल साइलेंट है, इसमें एल साइलेंट है, इसको बोलते हैं बॉडी स्टॉक। और यहाँ से होता है अम्बलाइकल कोड का फॉर्मेशन। क्या होगा, ये अम्बलाइकल कोड का फॉर्मेशन हो गया, अम्बलाइकल कोड का फॉर्मेशन, ये हो गया फीटल सरफेस। अम्बलाइकल कोड में होता है 2 होगा आर्टरी होगा 2 और 1 होगा वेन। एक क्या होगा, वेन, एक होगा वेन। इसको याद रखिएगा, ये है अम्बलाइकल कोड, अम्बिलाइकल कोड। अम्बिलाइकल कोड में आर्टरी की संख्या होता है 2, वेन की संख्या होता है 1। अब देखो क्या होता है कि ये जो यूट्रस है, यूटेराइन वेन है चाहे आर्टरी है, वेन है, यूट्रस ले प्लेसेंटा का जो ब्लड सप्लाई होगा यूट्रस ले जो प्लेसेंटा को ब्लड सप्लाई होगा उसको बोलते हैं यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे, यहाँ पर लिख लेना स्टार देख के, यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। व्हाट इज यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेट होगा किसमें, यूटेरस यानी कि यूटेराइन आर्टरी से और प्लेसेंटा के बीच में, जिसको बोलते हैं यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। और ये जो सर्कुलेशन है स्टार्ट होता है कब, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ये स्टार्ट कब होता है, तो ये होता है 12 डे पर, यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। इसको हमेशा याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन जो है वो स्टार्ट कब होता है, तो ये होता है 12 डे पर। कब होगा, 12 डे, इसको याद रखना। और ये जो अम्बलाइकल है फीटस है, ये अम्बलाइकल कोड होता है किसमें, फीटस में। और फीटस ले प्लेसेंटा में जो ब्लड सप्लाई होगा उसको बोलते हैं फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। व्हाट इज फीटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन, तो ब्लड सप्लाई बिटवीन फीटस एंड प्लेसेंटा, उसको बोल देंगे फीटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन। ये स्टार्ट होता है 21 डेज पर। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि फीटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट कब होता है, तो बोलेंगे 21 दिन पर। यूटेरोप्लेसेंटल सर्कुलेशन कब स्टार्ट होता है, तो बोलेंगे 12 डे पर। समझ में आ रहा है। अब देखो क्या होगा, जो अम्बलाइकल वेन है, यहाँ से मान लो कि होता है तो अम्बलाइकल कोड में है, समझाने के लिए यहाँ पर आप लोग को बता रहे हैं। ये हो गया वेन, अम्बलाइकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है फीटस को। किसको देगा, फीटस को। ये फीटस हो गया, इसको देगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन देगा, वेन देगा। और डीऑक्सीजनेटेड इधर से ले जाएगा आर्टरी। क्या ले जाएगा, CO2 वाला ब्लड ले जाएगा आर्टरी। तो ये समझ गया। यहाँ तक बेसिक स्ट्रक्चर है प्लेसेंटा का, इसमें कोई रटना चीज़ नहीं है, बेसिक चीज़ है। अब देखो जान जाइए आप लोग यहाँ से कि क्वेश्चन एग्जाम में कहाँ से आता है, किस तरह से आता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर से रिलेटेड, व्हाट इज नीटाबुच लेयर, तो बोलेंगे कि ये लेयर है जो कि पेनिट्रेशन से बचाता है। कहाँ के पेनिट्रेशन, तो डेसिडुआ और फीटल सरफेस, जिसको कोरियोनिक भी बोलते हैं, क्रोनिक लेयर, वहाँ से बचाता है। उसके बाद क्रोनिक फ्रंडोसम क्या है, तो ये फीटल सरफेस को हम लोग बोलते हैं सबसे बड़ा स्टेम बिलाई होता है। सबसे छोटा जो बिलाई है उसको बोलते हैं कोरियोनिक लीव। उसके बाद हम लोग जाने कोटिलिडॉन्स, यूटेराइन वेन, यूटेराइन आर्टरी, लेकुनार स्पेस जिसको इंटरबिलियस स्पेस बोलते हैं, इसमें 150 ml ब्लड इकट्ठा रहता है। उसके बाद बाकी के 350 ml अम्बलाइकल कोड अम्बलाइकल वेन द्वारा चल जाएगा फीटस में, उसको हेल्प करेगा, न्यूट्रिशन देगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा उसको, और उधर से अम्बलाइकल आर्टरी द्वारा प्लेसेंटा में लाकर छोड़ेगा वेस्ट मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस,
ब्लड वाला, ये सभी चीज़ लाकर छोड़ देगा। ये हम लोग का स्ट्रक्चर हो गया प्लासेंटा से रिलेटेड। अब हम लोग जानेंगे सेकेंड चीज, डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग को हम आगे बताएंगे इसमें डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा के बारे में। देखिए हम लोग स्ट्रक्चर जान गए, अब जानेंगे प्लासेंटा का डेवलपमेंट, किस तरह से प्लासेंटा डेवलप होता है, बनता है, इसका लेयर क्या होता है, कैसे हार्मोन बनाता है, ये सभी चीज़ें जानेंगे। डेवलपमेंट में जानेंगे सबसे पहले कि फर्टिलाइजेशन हुआ, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आकर मिला, उसके बाद हम लोग का बनता है फर्स्ट सेल स्ट्रक्चर जिसको जाइगोट बोलते हैं। हेडिंग दे दीजिएगा डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा। ये डेवलप कैसे होता है, डेवलपमेंट में स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे जाइगोट। जाइगोट क्या है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर। ये कैसा है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर। सिंगल सेल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोले, जाइगोट। सिंगल सेल मतलब इसमें इस तरीके से रहेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद बना। जाइगोट आगे डेवलप होके क्या बनाएगा, 30 आवर्स बाद बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर इसको बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। ये है डबल सेल स्ट्रक्चर, डबल सेल स्ट्रक्चर। डबल सेल स्ट्रक्चर का मतलब इसमें डिवाइड होके 2 सेल हो गया। ये ब्लास्टोमियर आगे चल के कब 40 to 50 आवर्स में क्या बनाएगा, ये डबल सेल है यानी कि 2 सेल वाला है, तब बनाएगा 4 सेल स्टेज वाला स्ट्रक्चर। 4 सेल स्टेज के स्ट्रक्चर बनाएगा। अब 4 सेल डेवलप होके बनाएगा 8 सेल। क्या बनाएगा, 8 सेल के स्ट्रक्चर स्टेज वाला, और 8 वाला बनाएगा 16 सेल स्टेज। हम लोग अभी यहाँ तक ही पढ़ेंगे 16 तक। अब देखो ये जो डबल सेल यानी कि 2 से लेकर 16 तक सेल वाला स्ट्रक्चर का जो टाइम पीरियड है, यहाँ से बनने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लीवेज। यहाँ से यहाँ तक के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लीवेज बोलते हैं। क्लीवेज पीरियड यहाँ पर लिख लेना, क्लीवेज पीरियड बोलते हैं। और ये 16 सेल स्ट्रक्चर को हम लोग स्पेशल नाम देते हैं, जिसका नाम होता है मोरूला। क्या नाम है, मोरूला। क्वेश्चन एग्जाम में ऑप्शन में आता है कि मोरूला कितने सेल के स्ट्रक्चर को बोलते हैं, तो बोलेंगे 16 सेल स्टेज वाले जो है उसको बोलते हैं मोरूला। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि 16 सेल स्टेज के जो सेल है उसको क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे मोरूला। यहाँ तक कंप्लीट होना चाहिए आप लोग का। अब देखिए जो 16 सेल स्टेज है ये आगे चल के भी डिवीजन करता है। ये डिवीजन करेगा 5th डे पर बनाएगा ब्लास्टोसिस्ट। क्या बनाता है, ये आगे चला और क्या बना दिया, ब्लास्टोसिस्ट। सिस्ट का मतलब कवरिंग होता है। ये जो हम लोग का सेल है इसके बाहर में क्या हो जाएगा, कवरिंग आ जाएगा, जिसको बोल देंगे ब्लास्टोसिस्ट। कवरिंग जोना पेलुसिडा होता है, जोना रेटिकुलस, जोना पेलुसिडा होता है जो कि पेनिट्रेशन टाइम में हेल्प करता है, काम करता है। जोना रेडियसा होता है। 2 लेयर हम लोग को जानने के यहाँ पर पढ़ना है। ये ब्लास्टोसिस्ट बन गया, कब बना, 5th डे पर। 5th डे पर बन गया ब्लास्टोसिस्ट। ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए ये मदर का यूट्रस हो गया, ये हो गया फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ एम्पुला में जो कि जाइगोट था। अब ये जाइगोट 5 दिन तक यहीं रहकर बन गया ब्लास्टोसिस्ट। ये क्या बना, ये सेकंड वाला, इसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट। अब ये 5 दिन पर ब्लास्टोसिस्ट बन के यहाँ से अब निकलेगा, अपना गाड़ी ले आकर यहाँ पर लगाएगा पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूटेराइन कैविटी, ताकि क्या हो, इम्प्लांट हो, इम्प्लांटेशन हो। 5 दिन के बाद ये स्टार्ट हुआ। 6th डे पर क्या स्टार्ट किया, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कब होता है, स्टार्ट। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इम्प्लांटेशन स्टार्ट कब होता है, कितने डे पर, तो 6th डे पर।
6 डे पर होता है, कंप्लीट होता है 11th डे पर। ये 5 दिन ब्लास्टोसिस्ट से 6ठे दिन इम्प्लांटेशन के बीच में जो 1 दिन का टाइम ड्यूरेशन है, 5 से 6 के बीच में 1 डे का टाइम, इस टाइम में ब्लास्टोसिस्ट सोचता है कि यहाँ से आखिर हमको यहाँ पर जाना है, तो हम बंट जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, ताकि हमारा सब बोझा बोरी ले जाने में वहाँ पर आसानी होगा। तो देखो क्या होता है कि 5वां डे पर क्या होगा, यहाँ पर लिख लेना, 5 डे पर ब्लास्टोसिस्ट कब 5th डे पर ये क्या करता है, अपने आप को डिवाइड करेगा। बिफोर इम्प्लांटेशन 2 भागों में डिवाइड करता है। पहला जो भाग है उसको बोलते हैं आउटर ट्रोफोइक्टोडर्म। आउटर ट्रोफोइक्टोडर्म पहला हो गया। सेकेंड को बोलते हैं इनर सेल मास। इनर सेल मास ये आप लोग यदि याद कर लिए तो सारा प्लासेंटा क्लियर है। देखो ब्लास्टोसिस्ट 6वें दिन पर तो इम्प्लांट होना है, तो राती में तैयारी क्या कर रहा है, डिवाइडेशन का। उस रात में 5वां दिन के रात में तैयारी कर रहा है डिवाइडेशन का। डिवाइडेशन किया, अपना 2 भाग बनाया। पहला भाग का नाम है आउटर ट्रोफोइक्टोडर्म, दूसरा का नाम है इनर सेल मास। आउटर ट्रोफोइक्टोडर्म बनाता है प्लासेंटा बनाएगा, कोरियन बनाएगा, ये बनाएगा कौन, आउटर ट्रोफोइक्टोडर्म। जबकि इनर सेल मास क्या बनाएगा, एमनियन बनाएगा। एमनियन बनाएगा, इम्ब्रियो बनाएगा, एमनियन बना दिया, इम्ब्रियो बना दिया। ये कौन बना रहा है, इनर सेल मास। एक बना दिया एमनियन, एक बना दिया एम्ब्रियो। अगला बनाते हैं अम्बिलाइकल कोड कौन बनाएगा, इनर सेल मास। ये हो गया 5वां दिन पर, सेल डिवाइड होके प्लासेंटा बन रहा है यहाँ पर। अब क्या होगा, 6ठा दिन पर तो इम्प्लांट हो गया। 7वां दिन पर क्या होगा यहाँ पर, अब ये 5 से इसके इम्प्लांटेशन के आगे ऐसे करके लिख लेना आप लोग। 7th डे पर क्या होगा, 7th डे पर क्या होगा कि ये जो है आउटर ट्रोफोइक्टोडर्म ये एक बार और डिवाइड होके ये अपना भी 2 लेयर बनाएगा। अपना आउटर ट्रोफोइक्टोडर्म क्या बनाएगा, 2 लेयर बनाएगा। 7th डे पर क्या होगा, आउटर ट्रोफोइक्टोडर्म ये आप लोग को समझाएंगे। ये 2 लेयर बना के एक बनाता है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, एक बनाता है साइटोट्रोफोब्लास्ट। बस ये लास्ट है, यहीं तक समझना है हम लोग को। पहला लेयर क्या बनाएगा, आउटर ट्रोफोइक्टोडर्म, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। सेकेंड क्या बनाएगा, साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब जो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट है ये हार्मोन के रेगुलेट करेगा, हार्मोन बनाएगा, हार्मोन स्ट्रक्चर में कम करेगा, स्ट्रक्चर। और ये क्वेश्चन अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था कि जो प्लासेंटा हार्मोन बनाता है, जैसे HCG बनाता है एस्ट्रोजन बनाता है प्रोजेस्टेरॉन। ये देखो कितना डीप से क्वेश्चन आ रहा है, ये सारा छोड़ के कि कौन बनाता है, तो बनाता है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। ये क्या है, तो एक ब्लास्ट मतलब लेयर है। अब लेयर क्या है, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर होता है, यहाँ पर तो सीधा लिखा हुआ है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर है, साइटोट्रोफोब्लास्ट आउटर है। देखो यहाँ से मान लो कि ये ब्लास्टोसिस्ट हो गया, तो इसके अंदर वाला जो यहाँ पर है तो ये बाहर वाला हो गया लेयर, इसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज़, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। और सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर होगा जिसको बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। समझ गया, सबसे आउटर लेयर है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट।
साइटोट्रोपोब्लास्ट भी आउटर लेयर में ही आएगा। एक होता है ना, एक लाइन में तो खड़ा है, सबसे आगे लाइन में कौन है और सबसे आगे वाला के पिछला मतलब सेकंड पर कौन है, तो सबसे आगे कौन रहेगा, सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट, आउटर मोस्ट लेयर। साइटोट्रोपोब्लास्ट क्या है, आउटर से पीछे वाला है, लेकिन ये भी आउटर में आता है। क्वेश्चन ये आता है कि हार्मोनल स्ट्रक्चर कौन बनाता है, तो उसको बोलेंगे सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट। ये है हम लोग का डेवलपमेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्लासेंटा। इसको एक बार और आप लोग समझिए। सबसे पहले हम लोग जाने जाइगोट, जो कि सिंगल सेल स्ट्रक्चर को बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट 30 आवर्स आफ्टर, मतलब जाइगोट बन गया फर्टिलाइजेशन के बाद, ये 30 घंटे के बाद डबल सेल स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मोरूला, सॉरी ब्लास्टोमियर, जो कि डबल सेल स्ट्रक्चर है। वो डबल सेल स्ट्रक्चर 40 से 50 घंटा आगे चल के क्या बनाएगा, 4 स्टेज सेल बनाएगा। उसके बाद 8 स्टेज, 16 स्टेज। ये जो 16 स्टेज वाला सेल बनता है, अब 16 स्टेज कैसे होते हैं, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए 16 स्टेज वाला कैसे होगा। 16 स्टेज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और एक और इसी में यहाँ पर इसको बड़ा करके बना दीजिए, 13 14 15 16। यह 16 स्टेज का सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं। बस यहाँ से इतना जानिएगा। इस और 2 से 16 वाला जो सेल स्टेज पीरियड है, उसको हम लोग क्लीवेज पीरियड बोलते हैं। अब होता क्या है कि ये 5वां दिन पर बनता है ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन होना है उसको नेक्स्ट डे 6 डेज पर, तो उस रात को क्या करेगा, ब्लास्टोसिस्ट अपने आप को 2 भाग में डिवाइड करेगा, आउटर ट्रोपो इक्टोडर्म, इनर सेल मास। ये हो गया हम लोग का टोटल डेवलपमेंटल ऑफ प्लासेंटा के बारे में। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे हम आप लोग को बताएंगे, प्लासेंटा के स्ट्रक्चर पढ़ लिए हम लोग, डेवलपमेंट पढ़ लिए, अब जानेंगे इसका मेजरमेंट कि क्या मेजरमेंट होता है प्लासेंटा का। तो आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए। अब हम लोग जानेंगे मेजरमेंट के बारे में कि प्लासेंटा का क्या मेजरमेंट है, यानी कि उसका डायमीटर जानेंगे, प्लासेंटा का वेट जानेंगे, थिकनेस जानेंगे, शेप साइज, ये सभी चीज़ हम लोग जानेंगे जो कि प्लासेंटा के मेजरमेंट में आता है। देखिए लिखिएगा मेजरमेंट में। सबसे पहले इसका शेप के बारे में, शेप प्लासेंटा का शेप, तो शेप होता है डिस्क्वाइड शेप। डिस्क्वाइड शेप, डिस्क्वाइड शेप मतलब डिस्क के आकार के, राउंड बोल सकते हैं, गोल। ये हो गया शेप क्या बात। इसका जो बोलेंगे वेट कितना होता है प्लासेंटा का वेट, तो फुल टर्म डिलीवरी में इसका वेट होता है 500 ग्राम। कितना, 500 ग्राम, यानी कि आधा केजी इसका वेट होता है। इसका डायामीटर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि डायामीटर कितना होता है, तो ये होता है 15 to 20 सेंटीमीटर। इसका थिकनेस कितना होता है, थिकनेस होता है 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर। बस इतना है हम लोग के मेजरमेंट ऑफ प्लासेंटा के बारे में। डिस्क्वाइड शेप का होता है, यानी कि डिस्क के आकार का होता है। उसके बाद हम लोग प्लासेंटा के बारे में अब बेसिक चीज़ तो जान गए भैया, इसका बाकी चीज़ भी जान गए। अब हम लोग जानेंगे इसमें कि डेसिडुएट नेचर का होता है, अब पहले वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं। इसका जानेंगे फॉर्मेशन के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा। एक लिखिएगा अगला हेडिंग प्लासेंटा के बारे में कि फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा, फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा का फॉर्मेशन में लिखिएगा सबसे पहले मैटरनल सरफेस, नंबर 1 देकर लिखना है मैटरनल सरफेस। मैटरनल सरफेस जो होता है ये क्या है, तो ये डेसिडुआ बेसालिस ले मिल के बना है, बेसालिस। ये 20% होता है फॉर्मेशन, मतलब कि मैटरनल सरफेस पर प्लासेंटा कितना रहेगा भैया, मात्र 20%। नेक्स्ट है फीटल सरफेस, लिख लेना फीटल
फिटल सरफेस फिटल सरफेस पर क्या है, क्रोनिक फ्रोंडोसम, कोरियोनिक फ्रोंडोसम। देखो मेटरनल सरफेस, नेक्स्ट हेडिंग देकर लिखना सरफेस ऑफ प्लेसेंटा। फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा हो गया, अब लिखना सरफेस ऑफ प्लेसेंटा। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा दोस्त, सरफेस ऑफ प्लेसेंटा। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देंगे सरफेस के बारे में कि सरफेस ऑफ प्लेसेंटा। सरफेस में लिखेंगे सबसे पहले मेटरनल सरफेस में, मेटरनल सरफेस आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये मेटरनल का सरफेस है। तो मेटरनल सरफेस क्या होगा, यहाँ पर कोटिलेडॉन्स प्रेजेंट होंगे, कोटिलेडॉन्स होंगे जो कि नंबर में 15 to 20 होते हैं। डार्क रेड कलर का होता है मेटरनल सरफेस, डार्क रेड कलर का होता है मेटरनल सरफेस, कोटिलेडॉन्स प्रेजेंट होता है। उसके बाद यहाँ पर लिखना फिटल सरफेस के बारे में, फिटल सरफेस के बारे में लिखना है कि यहाँ पर क्या होता है, तो क्रोनिक फ्रोंडोसम होता है, शाइनी कलर का होता है, शाइनी क्वेश्चन आता है, शाइनी कलर का कौन सा सरफेस होता है, शाइनी कलर का फिटल सरफेस। शाइनी का मतलब होता है चमकीला, एकदम चमकेगा वह। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, क्रोनिक फ्रोंडोसम होता है, अम्बिलाइकल कोड अटैच रहता है, अम्बिलाइकल कोड अटैच रहता है, अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट अम्बिलाइकल कोड का। मेटरनल सरफेस, फिटल सरफेस को हो गया, ये सभी चीज़ हम लोग जान गए प्लेसेंटा के बारे में। अब जानेंगे इसका फंक्शन में लिख लेना यहीं पर स्टार देके, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा फंक्शन करता है रेस्पिरेशन में, किसमें, रेस्पिरेशन में, मदर से, यहाँ पर लिखना मदर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा किसमें, रेस्पिरेशन होगा किसमें, तो वो होगा फिटस में। किसके थ्रू होता है, तो सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है कि मदर, देखो सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूलर्स का प्रवाह होता है, उसको बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन मेथड। इसके बारे में, रेस्पिरेशन से बारे में डीप में जानना है तो पहला वीडियो प्लेसेंटा का आप लोग देख लीजिएगा, उसमें पूरा डीप में बताए हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट बता रहे हैं। अरे देखिए रेस्पिरेशन जो है वो मदर से फिटस में होता है सिंपल डिफ्यूजन के मेथड से, हाई मोलिकुलर से लो मोलिकुलर की ओर प्रवाह जो होता है उसको बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। रेस्पिरेशन के बाद सेकंड लिखना है, इसका पहला हो गया रेस्पिरेशन, सेकंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में क्या होगा, ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा, ग्लूकोज देगा। उसके बाद अमाइनो एसिड देगा जिसको प्रोटीन बोलते हैं, अमाइनो एसिड, ये सभी चीज़ किसको देगा, फिटस को देगा। न्यूट्रिशन के बाद थर्ड लिखना हार्मोन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यही हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। हार्मोन में पढ़ेंगे HCG के बारे में, एस्ट्रोजन के बारे में, और पढ़ेंगे प्रोजेस्टेरोन के बारे में। अब देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग का यहाँ से शुरू हो रहा है, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए ताकि इसका हार्मोनल फंक्शन रेगुलेशन बताएं हम। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। देखिए HCG का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन, H का मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, HCG। जल्दी से लिखिएगा एकदम बिना लेट किए हुए। HCG फुल फॉर्म लिख लेना, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। HCG का फुल फॉर्म, मेन फंक्शन, HCG हार्मोन है, ये फंक्शन क्या करता है इसका फंक्शन लिखना। HCG का मेन फंक्शन क्या होता है, तो मेन फंक्शन इसका होता है कि मेंटेन करता है, मेंटेन करेगा किसको, मेंटेन करेगा कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है ताकि कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाते रहे। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या करे, बनाते रहे। मेंटेन कब तक करेगा,
12th वीक ऑफ जेस्टेशन तक करता है, इसको भी याद रखना। 12th वीक के बाद प्लासेंटा खुद क्या करेगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को और ज़्यादा अमाउंट में बनाएगा। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये बना कौन रहा है, प्लासेंटा पढ़ रहे हैं, एचसीजी का फंक्शन पढ़ रहे हैं। अब एचसीजी पढ़े, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का मेंटेन करना। इसी का नेक्स्ट फंक्शन लिखना 1 नंबर। 2 नंबर एचसीजी का क्या होता है कि ये लीडिंग सेल पर काम करेगा। लीडिंग सेल पर, लीडिंग सेल होता किस में है, मेल में। और मेल में देखो जो एचसीजी हार्मोन है मेल और फीमेल दोनों में रहता है। यदि फीमेल में हो गया तो उसके प्रेगनेंसी हो रहा है तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा। यदि मेल में है, नॉर्मल सब में रहता है, मेल में है तो वो क्या करेगा, लीडिंग सेल पर एक्ट करके हम लोग के क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने में हेल्प करेगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। उसके बाद यहाँ तक क्लियर। नॉर्मल लेवल आता है एचसीजी का एग्जाम में। नॉर्मल लेवल क्या होता है एचसीजी का ये होता है लेस देन 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml। 1 ml में कितना होना चाहिए, ब्लड में, यूरिन में भी चेक होता है एचसीजी का लेवल। यूरिन ब्लड दोनों में होता है, मैटरनल सीरम में भी होता है और मैटरनल यूरिन में भी एचसीजी का लेवल चेक होता है। नॉर्मल एचसीजी का लेवल कितना होता है, तो लेस देन 5 MIU के मतलब मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर नॉर्मल है। यदि देखो ये नॉर्मल है, अब नॉर्मल कब होगा कि किसी जब प्रेगनेंसी टाइम में कितना होता है, ये नॉर्मल है। प्रेगनेंसी टाइम में मोर देन 25 होता है। मोर देन 25 होने का मतलब क्या है, मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml। ये यदि ब्लड में आ रहा है, ब्लड टेस्ट में, तो इट इंडिकेट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी। ये किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, प्रेगनेंसी में। देखो क्या है, नॉर्मल एचसीजी का लेवल होता है लेस देन 5। अब 25 से ज़्यादा हो रहा है, चेक किए तो फीमेल है तो उसमें क्या इंडिकेट करेगा, प्रेगनेंसी में। अब मेल है तो भैया मेल प्रेग्नेंट थोड़ी ना होता है, मेल तो प्रेग्नेंट होता नहीं है, तो उसमें एचसीजी का लेवल यदि 25 से ज़्यादा हो गया तो वो इंडिकेट करेगा टेस्टिकुलर कैंसर के बारे में। किस में इंडिकेट करेगा, इन मेल क्या इंडिकेट करेगा, यदि 25 से ज़्यादा हो गया तो टेस्टिकुलर कैंसर। ये भी क्वेश्चन आता है कि यदि मेल में एचसीजी हार्मोन बढ़ा हुआ मिल रहा है मोर देन 25, तो वो किस कैंसर को या फिर क्या इंडिकेट करेगा, तो बोलेंगे टेस्टिकुलर कैंसर। क्या बोलेंगे, टेस्टिकुलर कैंसर। अगला लिखिएगा हम लोग के प्लासेंटा का फंक्शन, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। 3 नंबर हो गया, 4 नंबर यहाँ पर देकर लिखिएगा, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन में क्या करता है कि IgG जो ये है हम लोग का इम्यूनिटी वाला होता है। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन में ये इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, प्लासेंटा को क्रॉस करके फीटस में जाकर उसको अच्छे तरीक़ा से उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है कि कौन सा इम्यूनोलॉजिकल है, कौन सा इम्यूनिटी है, कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है, ये भी आता है कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि प्लासेंटा को क्रॉस कर जाता है, तो कहेंगे IgG। क्या है, IgG प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। नेक्स्ट लिखिएगा बैरियर फंक्शन। और लास्ट फंक्शन में बैरियर फंक्शन। बैरियर में क्या होगा कि कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी फंक्शन क्रॉस करके मैटरनल के माता के प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस में चला गया और फीटस को हार्मफुल कर रहा है, उसको हार्म पहुंचा रहा है, नुकसानदेह कर रहा है, तो उस प्लेसेंटा के क्रॉस जो कर रहा है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग वर्टिकल ट्रांसमिशन। क्या बोलते हैं, वर्टिकल
ट्रांसमिशन। व्हाट इज वर्टिकल ट्रांसमिशन? तब कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी फंक्शन मैटरनल प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस में जाकर उस पर अटैक कर रहा है, यानी कि क्रॉसिंग ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू डायरेक्ट क्रॉस करके जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल ट्रांसमिशन। ये हम लोग का हो गया मैटरनल प्लेसेंटा के बारे में टोटल डिटेल वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। यदि आप एक भी वीडियो शेयर करेंगे तो ये मेरा जितना भी मेहनत है हम समझेंगे कि सफल हुआ। अगला वीडियो हम लोग जानेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में, प्लेसेंटा डिसऑर्डर के बारे में, अम्बिलिकल कॉर्ड डिसऑर्डर के बारे में। प्लेसेंटा डिसऑर्डर में पढ़ने के लिए मिलता है प्लेसेंटा एक्रिएटा, परक्रिएटा, इनक्रिएटा, ये सभी चीज़ें हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा और कोई भी डाउट होगा तो डाउट अपना कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो से रिलेटेड खासकर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।